हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम कक्षा नाइन्थ का चैप्टर नंबर जो पंचवटी है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सारे चैप्टर कवर करा दिए हैं। तो चलिए इसकी देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या कहती है। तो हम क्या करेंगे, पहले पद्यांश को नंबर एक को पढ़ेंगे। देखिए इसके एक एक शब्द के अर्थ को मैं बताऊँगा, नहीं तो मैंने हार्ड मीनिंग यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और मैं एक एक शब्द के अर्थ को व्याख्यान करता जाऊंगा, तो आपको डिटेल समझते जाना है। तो चलिए समझते हैं। पहला ही इसमें क्या कर रहा है पद्यांश, देखिए इसके अगर लेखक की बात करूं तो लेखक हमारे मेथिशरण गुप्त हैं। सही है। अब इसको पढ़ते हैं। ये करा चारों चंद की चंचल किरणें। चारों माने होता है देखिए सुंदर, यानी कि सुंदर, चंद माने चंद्रमा। जो सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं, जो चंद्रमा की चंचल किरणें हैं, खेल रही हैं, यानी कि खेल रही हैं, कीड़ा कर रही हैं जल थल में, जल और थल में। चारों चंचल चंद की किरणें खेल रही हैं जल थल में। कहने का मतलब है जो सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें हैं वो जल और थल में, अर्थात सभी जगह वो कीड़ा यानी कि खेल खेल रही हैं, खेलती हुई प्रतीत हो रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी, देखिए स्वच्छ माने होता है बिल्कुल साफ सुथरी, चांदनी बिछी हुई है यानी कि सफ़ेद, एक प्रकार से सफ़ेद जो चांदनी है वो पूरी तरीके से बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी माने होता है प्यारे बच्चों पृथ्वी या धरती, अंबर तल होता है आकाश। यानी कि जो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी है वो इस तरीके से फैली हुई है जैसे धरती और आकाश को सफ़ेद चादर ओढ़े हुई हो या सफ़ेद चादर बिछी हुई है। समझ में आ गया? यानी कि धरती और आकाश में कोई सफ़ेद चादर बिछी हुई है चांदनी। सही है। आगे, पुलक प्रकट करती धरती हरित तरलों की नोकों से। मानो झीम रहे हैं तरु भी मन पवन के झोंकों से। तो पुलक प्रकट, देखिए पुलक माने होता खुशी, हर्ष, यानी कि खुशी प्रकट करती है धरती, यानी कि खुशी जो है प्रकट कर रही है कौन? धरती। हरित तृणों की लोकों से। हरित माने होता है हरे भरे, तृणों माने होता है घास, यानी कि जो हरी भरी घास है उनकी नोक, यानी कि ऊपर वाला हिस्से में जो है धरती अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। कहने का मतलब है धरती अपनी अगर प्रशंसा, अगर मैं खुशी की बात करूँ तो हरी घास के तिनकों की नोकों के माध्यम से उन्हें जो हिला हिला कर वो अपनी खुशी प्रकट कर रही है, अर्थात तिनकों की नोक चांदनी में चमकती है और उसी चमक के कारण पृथ्वी की प्रशंसा प्रकट हो रही है। मानो झीम रहे हों तरो तरवी मंद पवन के झोंकों से। मानो झीम रहे हों, देखो झीम रहे का मतलब होता है झूम रहे हों, यानी कि मानो झूम रहे हैं तरो भी माने वृक्ष यानी कि पेड़ भी, मानो झूम रहे हैं पेड़ भी मंद पवन के झोंकों से। और जो धीरे धीरे हवा चल रही है उन हवाओं के झोंकों से वो पेड़ जो है झूम रहे हैं। कहने का मतलब है वृक्ष भी मंद मंद सुगंधित जो वायु है के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात वृक्ष को देखकर ऐसा लग रहा है कि वे भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए झूम रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। हिंदी हाथ से लिखे हुए नोट्स के माध्यम से देखते हैं इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पंचवटी पद्यांश नंबर एक, शुरू के दो शब्द लिखने हैं डॉट डॉट करके, लास्ट के दो शब्द डॉट डॉट का मतलब होता है इसी में सारा का सब कुछ दिया हुआ है। देखिए शब्दार्थ मैंने जो वहाँ दिए थे यहाँ भी लिखवा दिए हैं बच्चों से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहे हैं? संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या अच्छे से देखेंगे। अगर मैं संदर्भ की बात करूँ तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पंचवटी शीर्षक कविता से लिया गया है जिसके कवि मेथिशरण गुप्त हैं। क्लियर? अगर मैं इसमें प्रसंग की बात करूं तो देखिए प्रसंग है प्रस्तुत पद में कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की सुंदरता का वर्णन किया है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या दे रखा है? ये है प्यारे बच्चों व्याख्या। तो व्याख्या में क्या है? कवि जी पंचवटी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में खेलती हुई प्रतीत हो रही हैं। धरती से लेकर आकाश तक चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी ऐसे फैली हुई है जैसे धरती और आकाश में। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
कोई सफ़ेद चादर बिछी हुई हो। धरती अपनी प्रसन्नता को हरे हरे घास की तिनकों की नोक के माध्यम से उन्हें हिलाकर प्रकट कर रही है, अर्थात तिनकों की नोक के माध्यम से है और उसी की चमक के कारण पृथ्वी की प्रशंसा हो रही है। पेड़ भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वे भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए झूम रहे हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पद्यांश देखते हैं। चलिए पद्यांश नंबर 2 देख लेते हैं। ये हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है, पंचवटी की छाया में सुंदर वर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, जाग रहा यह कर धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुम या युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कहने का मतलब है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो कवि ने पंचवटी की जो कुटिया की सुरक्षा करने वाले लक्ष्मण के व्यक्तिगत चरित्र और उसके मनमोहक चित्रण का मनोहारी चित्रण किया गया है, यानी कि उन्होंने चित्रण किया है। अब चलिए पढ़ लेते हैं शुरू से। पंचवटी की छाया में, यानी कि गुप्ता जी कह रहे हैं पंचवटी की जो छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पर्ण माने होता है पत्ते, यानी कि पत्तों की पर्ण कुटीर का मतलब पत्तों की कुटिया जो बनी हुई है, उसकी छाया में कौन बैठा हुआ है, यानी कि वो शाम के समय बैठे हुए थे और वो उसी के सामने बैठे हुए थे। किसके? जो पत्तों की कुटिया बनी हुई थी, उसके सम्मुख यानी कि उसके सामने स्वच्छ शिला पर, स्वच्छ माने साफ, शिला माने पत्थर, यानी कि पत्थर पर धीर वीर निर्भीक बना। धीर वीर देखिए, धीर बोला धैर्यवान और निर्भीक होता है बिना डरे, यानी कि निडर मना, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये बिना डरे, जो धीर वीर पुरुष बैठा हुआ है, यानी कि उस कुटिया के सामने जो स्वच्छ शिला है, स्वच्छ पत्थर है, कि शिला पर कोई धैर्यवान वीर और निर्भीक पुरुष से बैठा हुआ है। जाग रहा है यह कौन, और यह कौन है जो जाग रहा है? धनुधर कहते हैं जो धनुष धारण किए हुए होते हैं, यानी कि यह कौन है जो धनुष धारण करके जाग रहा है, जबकि भुवर भर सोता है। जबकि भुवर माने होता है संसार, यानी कि संसार सारा सो रहा है, जबकि यह धनुधर कौन है जो पूरी रात जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता। भोगी देखिए, भोगी माने सांसारिक सुखों से लिप्त, कुसुम युद्ध माने कामदेव, योगी सा कहने का मतलब है पूरा संसार सो रहा है, यह कौन धनुधर है जो इतनी रात्रि में जाग रहा है। इस यानी कि इसके रूप सौंदर्य और तान्यता को देखकर, यानी कि इसके रूप के सौंदर्य को देखकर ऐसा लग रहा है मानो, यानी कि मानो माना दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत में दिखाई देता है, मानो सांसारिक सुखों में कामदेव योगी के वश में यहाँ आकर कोई बैठ गया है। चलिए, हार्ड शब्द मैंने यहाँ लिखवा दिए हैं, बाकी कॉपी में भी लिखवाए हैं। अब इसको समझते हैं नोट्स के माध्यम से। तो ये रहा नंबर 2। तो पंचवटी की छाया दृष्टिगत होता है, इस तरीके से सारे हार्ड मीनिंग लिख दिए हैं। भोर माने संसार, भोगी माने संसारिक सुखों में, कुसुमयद माने कामदेव, दृष्टिगत माने दिखाई देता है। सारे शब्द आराम से उतार सकते हो ताकि आपका बहुत ही आसानी से पद्यांश बन जाए। तो संदर्भ क्या कहता है? संदर्भ तो आपको वही रहेगा जो पहले में लिखा हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है प्रसंग। प्रसंग में क्या कर रहा है? प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने पंचवटी की कुटिया की सुरक्षा करने वाले लक्ष्मण के व्यक्तिगत चरित्र का मनमोहक चित्रण किया है। अब व्याख्या में क्या कहते हैं, चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या बहुत ज़रूरी है हमारी। ये कह रहे हैं, कवि जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ एवं साफ पत्थर की शिला पर कोई धैर्यवान वीर तथा निर्भीक मनुष्य बैठा हुआ है, जिसने अपने हाथों में धनुष धारण किए हुआ है। पूरा संसार सो रहा है, परंतु यह कौन धनुधर वीर व्यक्ति है जो इतनी रात में भी जाग रहा है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सांसारिक सुखों से लिप्त कामदेव योग के वेश में आकर यहाँ बैठ
गए हैं। आई होप ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है भाषा शुद्ध, साहित्य खड़ी बोली। अगर गुण की बात करेंगे तो प्रसाद, रस शांत रहेगा, अलंकार अनुप्रास और उपमा अलंकार। चलिए नंबर 3 देख लेते हैं।